पति, पत्नी और नौकरानी। शीतल और अभिमन्यु की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसकी वजह से शीतल और अभिमन्यु परेशान रहते थे, लेकिन उन दोनों से ज्यादा परेशान थी शीतल की सास, यानी अभिमन्यु की माँ जानकी देवी। जानकी देवी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी उनकी गोद में पोता या पोती आ जाए, और इसीलिए वो अपनी बहू शीतल को लेकर एक दिन हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर मैडम, जरा ठीक से चेक करके बताइए ना। कई बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन मेरी बहू माँ ही नहीं बन पाती। मैंने शीतल को बहुत अच्छे से चेकअप किया है। देखिए, बात यह है कि शीतल के अंदर माँ बनने की कैपेसिटी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? कोई तो इलाज होगा ना, कोई दवाई दे दीजिए। देखिए, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आई एम सॉरी टू से, लेकिन शीतल कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि उसके यूट्रस में अंदर से ही कुछ प्रॉब्लम है। घर आने के बाद क्या हुआ माँ? कहाँ लेकर गई थी आप शीतल को? अरे कहाँ लेकर जाती, डॉक्टर मैडम के पास ले गई थी, लेकिन तेरी बीवी तो कभी माँ बन ही नहीं सकती। मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती? अगर अंदर से कोई प्रॉब्लम है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जानती हूँ, ये बात डॉक्टर के मुंह से सुन चुकी हूँ। अब दोबारा मेरे सामने इस बात का गाना मत गा। अरे माँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सोचते हैं ना कुछ। अरे क्या सोचेगा तू? जब डॉक्टर कह चुका है कि तेरी बीवी माँ नहीं बन सकती, तो बता क्या सोचेगा तू? कहाँ से लाएगा बच्चा? माँ, ये तो मैं भी नहीं जानता। अभिमन्यु, क्यों ना हम अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले आए? क्या फर्क पड़ता है बच्चा हमारा हो या गोद लिया हुआ? आई बड़ी बातें बनाने वाली। क्या फर्क पड़ता है? अरे क्यों फर्क नहीं पड़ता? मुझे इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए मेरे बेटे का खून चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। लेकिन माँ, आप जानती हैं कि ये अब पॉसिबल नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं किसी पराये की औलाद को इस घर में अपना पोता या पोती बन के बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। मेरा वंश मेरे बेटे के खून से ही आगे बढ़ेगा। लेकिन मम्मी जी, ऐसा कैसे हो पाएगा? आप अच्छी तरह जानती है ना, मेरा और अभिमन्यु का बच्चा नहीं हो सकता। तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी, और अपनी दूसरी बीवी से ये मुझे बच्चा पैदा करके देगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं किसी और से शादी नहीं करने वाला। मेरे रहते हुए आप अभिमन्यु की शादी किसी और से करवाएंगी? मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तू बस देखती जा बहू, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। कुछ दिनों के बाद, अभिमन्यु, मैंने तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है। माँ, मैं आपको कितनी बार समझाऊं, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। पहले मेरी बात सुन। ये जो चमेली है ना, हमारे घर में काम करने आती है, वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। मम्मी जी, आप अभिमन्यु की शादी एक नौकरानी के साथ करवाएंगी? वो इसलिए क्योंकि चमेली दिखने में बहुत खूबसूरत है, बच्चा भी सुंदर ही होगा। मम्मी जी, लेकिन एक बच्चे के लिए अपने बेटे की शादी नौकरानी के साथ करवाना, क्या ये सही है? अगर अभिमन्यु ने शादी नहीं की ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब देख लो, अगर तुम्हें अपनी माँ की जान प्यारी है तो तुम्हें इस नौकरानी के साथ शादी करनी ही होगी। इस तरह जानकी देवी अपने बेटे अभिमन्यु की शादी नौकरानी चमेली के साथ करवा देती है। कुछ दिनों के बाद, नौकरानी से मालकिन बन के तो मजा आ गया। अब तो मैं इस घर की मालकिन हूँ। देखो, अपने आप को ज्यादा मालकिन समझने की कोशिश मत करो। एक बार तुम्हारा और अभिमन्यु का बच्चा इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद तुम इस घर से हमेशा के लिए चली जाना। अरे जाओ जाओ, किसी और के आगे बातें बनाना। एक बच्चा तो पैदा नहीं कर सकी, बढ़िया आई। जाओ जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। नौकरानी मैं हूँ या तुम? मम्मी जी, देखिए ना शीतल मुझसे किस तरह से बात कर रही है। शीतल, तुम्हें पता है ना चमेली प्रेग्नेंट है, मेरे बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो जैसा कहती है वैसा करो। लेकिन मम्मी जी, वो मुझे नौकरों की तरह ट्रीट कर रही है। अरे तो करेगी ना, वैसे भी बहू तुम हो किस काम की? एक बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती। जाओ अब घर के सारे काम करो और चमेली को आराम करने दो। थैंक यू मम्मी जी, भगवान आपका भला करे। आप नहीं होती तो मैं नौकरानी से महारानी कैसे बनती। देखो, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। खूब खाओ।
जादुई तोता। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रामू और उसकी बीवी सीता उसके बेटे चिंटू के साथ रहते थे। उसी गांव में एक तोता भी रहता था। उसका नाम था रघु। वो किस्मत का धनी था। जहां भी जाता वहां किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ती थी। एक दिन रघु उड़ते उड़ते उस गरीब परिवार के घर गया। रघु सोचता है, अरे वाह, लगता है यहाँ आज बहुत अच्छा खाना मिलेगा। मैं पेट भर के खाऊंगा। वो एक कटोरी में रखे अमरूद देखता है। अरे वाह, अमरूद, मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैं तो इसे पेट भर के खाऊंगा। रघु तोता अमरूद खाने ही लगता है। तभी सीता रघु को अमरूद खाते देखती है तो गुस्सा हो जाती है और उसे वहां से भगा देती है। भाग यहाँ से, न जाने कहां से आ जाते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूं इनसे। सीता के भगाने के बाद रघु चुपचाप से एक कोने में रहता है। धीरे धीरे उस परिवार की बरकत होने लगती है। एक दिन रामू और सीता खाना खाते वक्त बातें करते हैं। आजकल हमारी बहुत तरक्की हो रही है, काम भी अच्छा चल रहा है। रामू कहता है। इस पर सीता कहती है, सच कहा, भगवान हमेशा ऐसे ही हम पर मेहरबान रहे। बेटा चिंटू भी कहता है, पिताजी, मुझे खिलौना लेके दो ना, मेरे सभी दोस्तों के पास है। रामू कहता है, ठीक है, जरूर लाऊंगा। सीता कहती है, कितने खुश है सब, मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे। एक तरफ ऐसी बातें होती हैं तो दूसरी तरफ रसोई में रघु तोता भी अमरूद खाते रहता है। मजा आया, अमरूद खाया, मजा आया, अमरूद खाया, मजा आया। तभी सीता रसोई में आती है और रघु तोते को अमरूद खाते देख बहुत गुस्सा होती है। सीता रघु को बाहर निकालने के लिए पिंजरे में अमरूद रखती है। रघु जब अमरूद खाने लगता है तो पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाता है और वो उसमें फंस जाता है। मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचाओ। अगले दिन सीता पिंजरा उठाकर बाहर दूर उस रघु को छोड़ देती है। रघु के जाते ही उनके घर आई बरकत धीरे धीरे कम हो जाती है। उन्हें बहुत घाटा होता है। सीता कहती है, ये क्या हो रहा है, अचानक इतना कैसे बदल गया? अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। रामू कहता है, लगता है भगवान हम पर रूठ गए हैं। चिंटू भी कहता है, लगता है अब मुझे खिलौने भी नहीं मिलेंगे। और वो रोने लगता है और बाहर चला जाता है। कुछ दिन बाद रघु तोता फिर से उस घर में आता है। वापस आया, मैं वापस आया, अब मैं जमकर अमरूद खाऊंगा। रघु सीधा रसोई घर में चला जाता है और अमरूद खाने लगता है। कुछ देर बाद सीता रसोई में आती है और रघु को देख कहती है, एक तो घर में पहले से इतनी दिक्कत चल रही है और ऊपर से ये तोता मुझे और परेशान कर रहा है। सीता रघु को वहां से भगा देती है। रघु उड़कर किसी कोने में छुप जाता है। कुछ दिन बाद धीरे धीरे उस घर की बरकत वापस आने लगती है। काम भी अच्छे से चलने लगता है। एक रात जब रघु तोता अमरूद खाने जाता है तो पिंजरे में फंस जाता है। ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? एक तोते को शांति से अमरूद खाने क्यों नहीं देते? मैं कौन सा चोरी कर रहा हूँ? बस अमरूद ही तो खा रहा हूँ। तभी रामू वहां आता है और पिंजरे में रघु तोते को देख उसे बाहर छोड़ देता है। ये तोता भी कितना जिद्दी है, बार बार वापस आ जाता है। जैसे ही रामू रघु को छोड़ देता है, अगले दिन से फिर से उनके घर की बरकत जाने लगती है। काम में घाटा होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। रघु तोता घर आता है तो अचानक बरकत आती है और जब रघु तोता को बाहर निकालते हैं तो बरकत चली जाती है। एक दिन सीता रघु तोते के घर आने और बाहर जाने की स्थिति पर नजर रखती है। ये तोता जब भी घर आता है तो घर में बरकत आती है और जैसे ही ये घर से बाहर जाता है तो उसी के साथ बरकत भी चली जाती है। कहीं ये जादुई तोता तो नहीं है? अगली बार जब ये तोता घर आएगा तो मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। सीता रघु का बहुत इंतजार करती है लेकिन रघु तोता दोबारा उस घर में कभी नहीं आता।
10वीं पास बहू। काजल की शादी सुमित के साथ हो गई। काजल के माँ बाप का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाने की वजह से उसकी पढ़ाई 9th क्लास के बाद हो नहीं पाई, क्योंकि काजल को उसके मामा जी ने पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन उसे पढ़ाया लिखाया नहीं। काजल के अच्छे नेचर और उसकी सुंदरता को देखकर सुमित को वो पसंद आ गई और सुमित ने काजल के साथ शादी कर ली। शादी के बाद हमारी बहू भले ही कम पढ़ी लिखी है, लेकिन लाखों में एक है। सही कहती हो। पड़ोस वाले शर्मा जी अपनी बहू से बड़े परेशान हैं। उनकी कोई बात ही नहीं सुनती। अरे लेकिन हमारी काजल, वो तो हमारा खूब कहा मानती है और घर का काम भी कितने अच्छे से करती है। सही कहती है मम्मी। पहले मुझे भी लगता था आजकल के जमाने में सिर्फ 9th क्लास पास लड़की कुछ अजीब लगता है, लेकिन घर उसने कितने अच्छे से संभाल लिया है। अब बेटा, पढ़ाई तो वो अपनी परिस्थितियों की वजह से नहीं कर पाई, लेकिन बाकी काम तो अच्छा ही करती है। अच्छा मम्मी, शाम को मेरे ऑफिस के दोस्त और उसकी वाइफ घर पर आ रहे हैं काजल से मिलने के लिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकर आओ तुम्हारे दोस्तों को। शाम के वक्त, काजल, ये मेरा दोस्त अजय है और ये उसकी पत्नी सोनाली। हेलो काजल, हाउ आर यू? आर यू वर्किंग समवेयर? माफ करना जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। आई एम सॉरी, मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि क्या तुम कहीं पर जॉब करती हो या हाउसवाइफ हो? जॉब? आपका मतलब नौकरी ना, लेकिन वो मैं कैसे कर सकती हूँ? ये तुम्हारी वाइफ क्या कह रही है? क्या तुम अपनी वाइफ को जॉब नहीं करवाना चाहते? अरे नहीं दोस्त, वो बात नहीं है। एक्चुअली काजल सिर्फ 9th पास है ना, इसलिए। Oh my God! Are you serious? सुमित, आजकल के जमाने में और सिर्फ 9th पास? आजकल तो गांव की लड़कियां भी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करती है। काजल, क्यों पढ़ाई नहीं की तुमने? बस मेरे सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई जी। सुमित को अपने दोस्तों के सामने बहुत अजीब लगता है कि सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं और उसकी बीवी सिर्फ 9th पास है, लेकिन वो काजल को बहुत पसंद करता था, इसलिए वो काजल से कुछ नहीं कहता। लगता है इनको इनके दोस्त के सामने बहुत अपमान जैसा महसूस हो रहा है। मुझे आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, कम से कम 10वीं पास करना तो बहुत ज़रूरी लगता है। अगले दिन, मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी जी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? मम्मी जी, दरअसल मैं ना 10वीं क्लास की पढ़ाई करना चाहती हूँ, 10वीं पास करना चाहती हूँ। लेकिन बेटा, अब घर के इतने सारे काम, जिम्मेदारियों के बीच तुम 10वीं की पढ़ाई कैसे करोगी? पापा जी, मेरा बहुत मन है, प्लीज मना मत करिए ना जी। अरे ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा। तुम 10वीं का फॉर्म भर दो। काजल खुश होते हुए वहां से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद, मम्मी, क्या आपने सच में खुश होकर काजल को आगे की पढ़ाई करने की परमिशन दे दी? मेरा मतलब है, वो पढ़ाई करेगी तो घर का सारा काम, जिम्मेदारी कौन संभालेगा? अरे देखो बेटा, काजल हमारा इतना ख्याल रखती है, अब उसने हमसे परमिशन मांगी थी तो हम कैसे मना कर देते। और वैसे भी एक बार एग्जाम देने दो, उसका मन रह जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, अब शादी के बाद 10वीं की परीक्षा पास करना आसान होता है क्या? अरे कुछ हो या ना हो, पर अगर हम मना कर देते तो उसे बुरा लग जाता ना। हाँ वैसे आपकी बात तो ठीक है। मम्मी पापा, हमें काजल का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे भी एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल सी बात है। 1 महीने के बाद, मम्मी जी, मुझे 10वीं का एग्जाम देना था, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अरे क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। मम्मी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसी हालत में मुझसे पढ़ाई और काम दोनों चीजें नहीं हो पा रही है। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम अंदर कमरे में जाकर आराम करो, हम कुछ सोचते हैं। काजल के जाने के बाद, मैंने कहा था ना, इसे अपने मन की कर लेने दो। हम मना करते तो बेकार में बुरा मान जाती। अब प्रेग्नेंट हो गई है, पढ़ाई तो वैसे ही नहीं कर पाएगी। सही कहती हो तुम, लेकिन मुझे लगता है कि बहू का 10वीं पास करने का बहुत मन था। मम्मी, उस दिन जब मेरे दोस्त घर पर आए थे ना, तो मैंने काजल का चेहरा देखा था। वो बहुत उदास हो गई थी, शायद उन लोगों के सामने खुद को काफी नीचा महसूस कर रही थी। अरे लेकिन बेटा, हमने तो परमिशन भी दे दी ना,
अब प्रेगनेंसी और घर की जिम्मेदारियों के चलते कैसे सबको संभालेगी? बहुत समय पहले की बात है। माधवपुर नामक गांव में एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी अम्मा के साथ रहा करता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जो कि बंजर हो चुकी थी। फिर भी वह दिन रात उस पर मेहनत करता था। मोहन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह एक आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था जिसे ना हालातों से डर लगता था ना ही लोगों की बातों से। हर दिन सूरज उगने से पहले ही वह उसी आत्मविश्वास के साथ उठता और अपने खेत की ओर बढ़ता जहां सिर्फ बंजर जमीन थी, लेकिन उसके सपनों की हरियाली छिपी हुई थी। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी मिट्टी उसे जरूर जवाब देगी, सोने जैसी फसल बनकर। ओ बेटा मोहन, तेरे लिए मैंने जमींदार से बात कर ली है। वो तुझे अपने पास काम पर रख लेंगे। तू भी जाकर उनसे एक बार बात कर ले बेटा। अब हमारे बस की बात नहीं रही। कम से कम वहां रहकर तू अपना गुजारा तो कर पाएगा। मुझे तेरा बहुत ख्याल है मोहन, इसलिए यह कदम उठाया। जाकर बात कर ले, सब ठीक हो जाएगा। क्या अम्मा तुमने क्यों बात की वहाँ? मैं नहीं जाऊंगा। हमारा खुद का खेत है तो मैं दूसरों के पास क्यों काम करने जाऊं? मैं गरीब सही मगर खुददार हूँ। मैं अपनी मिट्टी में पला हूँ, उसी में पसीना बहाऊंगा। चाहे जितनी भी मुश्किल हो अम्मा, मैं अपनी ही जमीन पर मेहनत करूंगा, किसी और की नौकरी नहीं करूंगा। अरे मोहन, उस बंजर जमीन में क्या उगाएगा तू? वो जमीन अब बिल्कुल बेकार हो गई है बेटा। ना उसमें नमी बची है ना जान। तू अपनी जिंदगी यूं ही जाया कर देगा। उस जमीन को संवारते संवारते मैं जानती हूँ तेरा हौसला बड़ा है, पर बेटा हौसले से पेट नहीं भरता। तू मेरी बात मान ले। वो जमींदार कम से कम तुझे रोज की रोटी तो देगा। अपनी जिद छोड़ दे बेटा। तू थक जाएगा पर वो जमीन कुछ नहीं देगी तुझे। अरे अम्मा, तुम बेकार में ही इतनी परेशान हो रही हो। देखना, एक दिन मैं उसी जमीन से सोना निकालूंगा। यह जमीन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मोहन खेत में काम कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बोला, अरे मोहन भैया, आपको भी मानना पड़ेगा। आप फिर से इस बंजर जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। अरे मंगेश भैया, अब क्या करें? जमीन हमसे ज्यादा मेहनत करवा रही है, पर क्या करें? धरती तो माँ समान होती है, जैसा वह चाहे वैसा ही करना पड़ता है। कभी सख्त हो जाती है, कभी चुपचाप सब सह लेती है, कभी बीज को छुपा लेती है तो कभी उसे जीवन दे देती है। हम तो बस उसके बच्चे हैं जो उसके हर रंग को अपनाना जानते हैं। थक तो जाते हैं भैया, पर जब मिट्टी की खुशबू आती है ना तो सारी थकान उतर जाती है। उम्मीद है यह माँ हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगी। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और विश्वास। आप जैसा मूर्ख तो मैंने आज तक नहीं देखा भैया। क्या सोचते हो आप? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप अब भी उसी बंजर जमीन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। मोहन के पास उस आदमी की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह वहाँ से अपने घर चला जाता है। जब दोपहर को मोहन थक हार कर घर पहुँचता है तो देखता है कि माँ बुझे हुए चूल्हे के पास चुपचाप बैठी है। क्या हुआ अम्मा? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? खाना क्यों नहीं बनाया? क्या बात है? बेटा, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है, इसीलिए चूल्हा कैसे जलेगा? बस इतनी सी बात है अम्मा। मैं अभी जाकर ले आता हूँ लकड़ियाँ। मोहन लकड़ियाँ लाने जंगल चला। घमंडी चूहा।
चूहा बहुत होशियार था। वह एक जंगल में रहता था। उसने अपना एक छोटा सा घर बना रखा था। जंगल के पास एक घर था। उसमें एक छोटा सा बच्चा रहता था। उस बच्चे के पास लॉन्ग बूट थे, लेकिन वह छोटे हो गए थे। उस लड़के ने वह फेंक दिए। बंटी चूहा, अरे ये जूते तो बहुत अच्छे हैं, मैं इसमें आराम से सो सकता हूँ। बंटी चूहा एक जूते को घसीट कर अपने घर के नीचे ले आता है। दूसरा जूता लाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह उसे ही साफ करके उसमें अच्छे से सोने का बिस्तर बना लेता है। फूलों से उसे सजाता है। बंटी बहुत खुश रहता था। जंगल के और जानवर उसे देखने आते थे। जानवर जब उसको देखते तो बंटी चूहा बहुत नखरे में अपने जूते पर चढ़कर बैठ जाता था। एक दिन नटखट कबूतर बंटी से मिलने आया। नटखट कबूतर, बंटी भाई, बहुत सुंदर घर सजाया है और इस जूते ने तो 4 चांद लगा रखे हैं। बंटी चूहा, सुन भाई, नजर मत लगा, मैंने बहुत मुश्किल से इसे सजाया है। तुम जैसों की नजर लग गई, यह खराब हो जाएगा। नटखट कबूतर, भाई मैं तो तुम्हें बधाई देने आया था, लेकिन लगता है तुम्हारा घमंड तो 7वें आसमान पर है। बंटी चूहा, मुझे किसी की बधाई की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे जलते हो, क्योंकि तुम बाहर सर्दी झेलते हो और मैं इस जूते में घुसकर आराम से सो जाता हूँ। नटखट कबूतर बिना कुछ कहे उड़कर वापस चला जाता है। अब बंटी चूहा सारे दिन घूमकर खाना खाता और रात को अपने जूते में आकर सो जाता था। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों ने उससे बात करना बंद कर दिया था। अब उसका कोई दोस्त नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन रात के समय जंगल में तेज बारिश होने लगी। इस सबसे बेखबर बंटी चूहा अपने जूते में आराम से सो रहा था। उसे बाहर की मौसम का पता ही नहीं चला। बारिश का पानी बढ़ने लगा। जूते के तले में एक सुराख था, जिससे पानी जूते में भरने लगा। कुछ ही देर में बहुत सारा पानी जूते में भर गया। तभी बंटी चूहे की नींद खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगा कि अब वो मर जाएगा। बंटी चूहा और जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बारिश की आवाज में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। बंटी चूहे को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वह जोर जोर से उछलने लगा। उछलते उछलते उस जूते के बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन जूता इतना लंबा था कि वह बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। इधर दूर एक घोंसले में नटखट कबूतर अपने बच्चों के साथ बैठा था। नटखट कबूतर, बच्चों, लगता है किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है, कोई मुसीबत में है। उसने बाहर निकल के देखा कि आवाज उस जूते में से आ रही थी। वह तुरंत समझ गया कि बंटी चूहा जूते में फंस गया है। नटखट कबूतर बिना देर किए किसी तरह उड़कर वहां पहुंच गया। वह जूते के ऊपर बैठ गया। उसने देखा बंटी चूहा डूब रहा है। बंटी चूहा, कबूतर भाई, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नटखट कबूतर, क्यों, तुम्हें तो इस जूते के सिवा किसी की जरूरत ही नहीं थी। बंटी चूहा, भैया बचा लो, मैं घमंड में आ गया था। यह सुनकर नटखट कबूतर उसे अपनी चोंच से पकड़कर खींचने लगा, लेकिन बंटी चूहे का वजन ज्यादा था। नटखट कबूतर उसका वजन उठा नहीं पा रहा था। नटखट कबूतर, भाई रुको, मैं अभी बाकी जानवरों को बुलाकर लाता। नटखट कबूतर जंगल में जाता है, लेकिन सभी जानवर बंटी चूहे की मदद के लिए मना कर देते हैं। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। वह उसके साथ आ जाता है। दोनों मिलकर बंटी चूहे की एक एक टांग चोंच में दबाकर उड़ जाते हैं और उसे ऊपर बने घर में रख देते हैं। बंटी चूहा अपने किए पर बहुत पछताता है। अगले दिन वह जूते को खींचकर उल्टा कर देता है। उससे उसका पानी निकल जाता है। उसके बाद वह उस जूते को घसीट कर ले जाता है और नदी में फेंक देता है। यह देखकर नटखट कबूतर और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। फिर बंटी चूहा सभी जानवरों के पास जाकर सबसे माफी मांगता है। शहर में रहने वाली निहारिका की शादी गांव के राम से हो जाती है। निहारिका को ज्यादा किसी चीज का शौक नहीं होता, जिस वजह से वो ससुराल में खुशी से रह रही होती है। लेकिन गोलगप्पों का प्यार सबको बहुत परेशान करता है। देखो जी, हमारी शादी को ना 1 हफ्ता हो गया और मुझे गोलगप्पे खाए हुए पूरे 7 दिन बीत गए। इतने लंबे समय तक अपने गोलगप्पों के बिना मैं आज तक नहीं रही। ओहो, आई बड़ी गोलगप्पे खाने वाली। हुक्म तो ऐसे चला रही है
जैसे तेरे पापा ने हमें यहाँ कोई दुकान खोल कर दी हो। बेटी तो दी है ना, अब उसे थोड़े गोलगप्पे तो आप भी खिला सकते हैं ना। अरे देखो तो जरा, नाच पीटे गोलगप्पों के पीछे कैसे कैंची की जैसी जुबान चल रही है इसकी। देखिए मम्मी जी, आप भले मुझे कुछ भी बोलिए, लेकिन अपने गोलगप्पों के लिए मैं कुछ नहीं सुन सकती। हाँ अरे मैं तुम्हें गोलगप्पे खिला दूंगा, थोड़ा सब्र तो करो। पिछले 7 दिनों से सब्र ही तो कर रही हो ना। अरे गोलगप्पे ही तो है, इतना बेचैन क्यों हो रही हो? आ जाएंगे। सुनो जी, हम लड़कियां पति के बिना रह सकती हैं, पर गोलगप्पों के बिना नहीं, कभी नहीं। वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। निहारिका की बात सुनकर उसकी सास और पति सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। जिसके बाद राम गोलगप्पों का इंतजाम करने घर से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वो गोलगप्पे लेकर घर वापस आता है, जिन्हें देखकर निहारिका सारे काम छोड़कर खुशी से भागते हुए राम के पास आती है। तुम आ गए? इतनी देर क्यों लगाए? पता है ना मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अरे थोड़ी देर पहले ही तो घर से गया था। क्या तुम? अरे मैं तो अपने गोलगप्पों से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। निहारिका का गोलगप्पों के लिए ऐसा प्यार देखकर राम हैरान रह जाता है। अब वो गोलगप्पों को प्लेट में अच्छे से सजाकर उन्हें खाने बैठती है, लेकिन पहला गोलगप्पा खाते ही वो गुस्से में प्लेट खिसका देती है। ये कैसे घटिया गोलगप्पे उठाकर ले आए? न पानी में स्वाद, न गोलगप्पों में। हाय हाय, महारानी के नखरे तो देखो, इन्हें गोलगप्पे में भी अलग अलग स्वाद चाहिए। ठीक है, आप लोग इस पर बहस मत शुरू कर देना, मैं ना कल दूसरी जगह से खरीद लाऊंगा, ठीक है? अगले दिन राम निहारिका के लिए गांव में दूसरी दुकान से गोलगप्पे खरीद कर लाता है, पर उसे वो भी पसंद नहीं आते। जिसके बाद बहुत दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है, जिसमें राम अपनी पत्नी के लिए दूसरे गांव तक जाकर वहां से भी गोलगप्पे खरीद कर लाता है, पर निहारिका को कहीं के कोई भी गोलगप्पे पसंद ही नहीं आते। तुमको तो अच्छे गोलगप्पे की पहचान करना आता ही नहीं है। तुमको गोलगप्पे का प्यार पता ही नहीं है, तुमसे कुछ होता ही नहीं है। अरे तुमसे बहुत होता है तो तुम खुद कर लो ना। सास की बात पर निहारिका बैग पैक करके घर से जाने लगती है, जिस पर राम उसे रोकते हुए कहता है, अरे इतनी सी बात पर कोई घर छोड़कर जाता है क्या? मैं कल शहर जाकर तुम्हारी पसंद के गोलगप्पे ले आऊंगा, ठीक है? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही शहर चली जाती हूँ और घर छोड़कर नहीं जा रही, गोलगप्पे खाने जा रही हूँ। ये कहकर निहारिका शहर में अपने पापा के घर चली जाती है, जहां पर वो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक में मन और पेट भर कर गोलगप्पे खाती रहती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। फूड पॉइजनिंग है, जंक फूड बिल्कुल बंद करना होगा। लो, बहुत गोलगप्पे गोलगप्पे करती रहती थी, कर दिया ना गोलगप्पे ने बीमार। और खाओ अब। माँ, इसके बारे में हम घर जाकर बात करेंगे। कुछ दिनों में निहारिका ठीक होकर अपने ससुराल वापस आ जाती है, जिस पर एक बार फिर सास बहू की नोकझोंक शुरू हो जाती है। अब थोड़े दिन अपने प्यार से दूर रहना, नहीं तो इस बार सीधा भगवान के घर पहुंच जाओगी। इस बार सास की बात का कोई जवाब दिए बिना निहारिका अपने कमरे में चली जाती है। बीमार होने की वजह से ना होगा, और अगर सब मिलकर कोशिश करें तो रास्ता निकल सकता है। राजू के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जागती है। हाँ बाबा जी, अगर सब मिलकर काम करें तो हम पानी ढूंढ सकते हैं। हमने पहले कभी यह कोशिश ही नहीं की। लेकिन इतनी कठिन जमीन में नया कुआं खोदना आसान नहीं। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। अगर हम मिलकर काम करें तो ये हो सकता है। राजू खड़ा हो जाता है, उसकी आंखों में एक नई रोशनी है। तो फिर हम कल से काम शुरू करेंगे। मैं गांव के सभी युवाओं को इकट्ठा करूंगा, हम मिलकर नया कुआं खोदेंगे। यह कहते हुए वह शामू के साथ गांव के दूसरे युवाओं को बुलाने के लिए निकल पड़ता है। कहीं दूर से गरज की हल्की सी आवाज आती है,
जैसे आकाश ने उनकी उम्मीदों की गवाही दे दी हो। अगली सुबह राजू और शामू गांव के युवाओं को इकट्ठा करने निकल पड़े। चौधरी महेश की हवेली के सामने एक भीड़ जमा है। बाबा जी, संदरी, गांव के कुछ बुजुर्ग और किसान सभी मौजूद हैं। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। अगर अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है तो हमें खुद पानी के लिए मेहनत करनी होगी। हम एक नया कुआं खोदेंगे। लेकिन राजू, क्या हमें यकीन है कि वहाँ पानी मिलेगा? बेटा, पानी जमीन के अंदर होता है, बस सही जगह खोदने की जरूरत है। हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि पुरानी नहर के पास जमीन नरम थी, शायद वहीं पानी हो। बाबा जी सही कह रहे हैं। अगर तुम सब यह काम करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने कुछ मजदूर भेज सकता हूँ। धन्यवाद चौधरी जी, लेकिन हम सब खुद भी मेहनत करेंगे। यह हमारे गांव के अस्तित्व की लड़ाई है। संदरी, जो अब तक चुप थी, आगे बढ़ती है। हम औरतें भी पीछे नहीं रहेंगी। हम पानी लाने की व्यवस्था करेंगी, खाना बनाएंगी, ताकि तुम सब आराम से काम कर सको। यही हिम्मत चाहिए थी संदर। पूरा गांव एक नई उम्मीद के साथ कुआं खोदने की तैयारी में जुट जाता है। दूसरी ओर कुआं खोदने का काम शुरू हो चुका है। राजू, शामू और दूसरे युवा बेलचे चलाने लगते हैं। मिट्टी बाहर निकाली जाने लगती है। तेज गर्मी के बावजूद सब पूरी हिम्मत के साथ जुटे हुए हैं। दोपहर की तेज धूप, जमीन आग की तरह तप रही है। गांव के लोग लगातार कुआं खोदने में जुटे हैं। हाथ छिलने लगे हैं, माथे से पसीना बह रहा है, मगर किसी ने हार नहीं मानी। महिलाएं पानी और सत्तू लेकर आती हैं ताकि पुरुषों को कुछ राहत मिले। हमें और गहराई तक जाना होगा। अब तक सिर्फ सूखी मिट्टी और पत्थर ही निकल रहे हैं। राजू, यह बहुत कठिन काम है। अगर हमें पानी न मिला। अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी निराश नहीं करता बेटा। तुम सब अपनी कोशिश जारी रखो, पानी जरूर निकलेगा। हिम्मत मत हारो। अगर अब रुक गए तो फिर कभी पानी नहीं मिलेगा। सभी फिर से जोश में आकर काम में जुट जाते हैं, मगर सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है और कई लोगों की सांसें तेज चलने लगती हैं। तभी एक तरफ से रामलाल और उसके आदमी हंसते हुए आते हैं। अरे भाई, तुम्हें लगता है कि जमीन तुम पर रहम करेगी? हाँ हाँ, ना समझ लोग, ये सब बेकार की मेहनत है। रामलाल, हमारा हौसला मत तोड़ो। अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मजाक भी मत उड़ाओ। मदद? हाँ, मैं अपने कुएं का पानी बेच सकता हूँ, मगर मुफ्त में नहीं दूंगा। राजू सब अनसुना कर फिर काम में लग जाता है। शाम होने लगती है, लेकिन अभी तक पानी का नामो निशान नहीं। कुछ लोग मायूस होकर पीछे हटने लगते हैं। राजू, शायद रामलाल सही कह रहा है, यह सब बेकार है। नहीं शामू, हमें हार नहीं माननी। अगर आज हार गए तो फिर कभी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराता है। एक अजीब सी आवाज आती है। राजू चौंक कर देखता है और जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगता है। अचानक एक ठंडी लहर महसूस होती है। सभी लोग दौड़ कर आते हैं। जैसे जैसे मिट्टी हटती है, नीचे से गीली जमीन नजर आने लगती है। सब हैरान रह जाते हैं। सुभान अल्लाह, मैंने कहा था ना, अल्लाह हमारी मेहनत को झाया नहीं करेगा। राजू और बाकी सभी जोर लगाते हैं। कुछ ही पलों बाद अचानक मिट्टी के नीचे से पानी की एक छोटी सी धारा फूट पड़ती है। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठते हैं। पानी, पानी निकल आया। यह अल्लाह की कुदरत है रामलाल, जिस पर तुम्हें यकीन नहीं था। पूरा गांव आनंद से झूम उठता है। लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। औरतें दुआ करने लगती हैं। कुछ दिन बीत चुके हैं। गांव वाला होगा, और अगर सब मिलकर कोशिश करें तो रास्ता निकल सकता है। राजू के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जागती है। हाँ बाबा जी, अगर सब मिलकर काम करें तो हम पानी ढूंढ सकते हैं। हमने पहले कभी यह कोशिश ही नहीं की। लेकिन इतनी कठिन जमीन में नया कुआं खोदना आसान नहीं। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। अगर हम मिलकर काम करें तो ये हो सकता है। राजू खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में एक नई रोशनी है। तो फिर हम कल से काम शुरू करेंगे। मैं गांव के सभी युवाओं को इकट्ठा करूंगा। हम मिलकर नया कुआं खोदेंगे। यह कहते हुए वह शामू के साथ गांव के दूसरे युवाओं को बुलाने के लिए निकल पड़ता है। कहीं दूर से गरज की हल्की सी आवाज आती है, जैसे आकाश ने उनकी उम्मीदों की गवाही दे दी हो। अगली सुबह राजू और शामू गांव के युवाओं को इकट्ठा करने निकल पड़े। चौधरी महेश की हवेली के सामने एक भीड़ जमा है।
बाबा जी, संदरी, गांव के कुछ बुजुर्ग और किसान सभी मौजूद हैं। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। अगर अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है तो हमें खुद पानी के लिए मेहनत करनी होगी। हम एक नया कुआं खोदेंगे। लेकिन राजू, क्या हमें यकीन है कि वहाँ पानी मिलेगा? बेटा, पानी जमीन के अंदर होता है, बस सही जगह खोदने की जरूरत है। हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि पुरानी नहर के पास जमीन नरम थी, शायद वहीं पानी हो। बाबा जी सही कह रहे हैं। अगर तुम सब यह काम करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने कुछ मजदूर भेज सकता हूँ। धन्यवाद चौधरी जी, लेकिन हम सब खुद भी मेहनत करेंगे। यह हमारे गांव के अस्तित्व की लड़ाई है। संदरी, जो अब तक चुप थी, आगे बढ़ती है। हम औरतें भी पीछे नहीं रहेंगी। हम पानी लाने की व्यवस्था करेंगी, खाना बनाएंगी, ताकि तुम सब आराम से काम कर सको। यही हिम्मत चाहिए थी संदर। पूरा गांव एक नई उम्मीद के साथ कुआं खोदने की तैयारी में जुट जाता है। दूसरी ओर कुआं खोदने का काम शुरू हो चुका है। राजू, शामू और दूसरे युवा बेलचे चलाने लगते हैं। मिट्टी बाहर निकाली जाने लगती है। तेज गर्मी के बावजूद सब पूरी हिम्मत के साथ जुटे हुए हैं। दोपहर की तेज धूप जमीन आग की तरह तप रही है। गांव के लोग लगातार कुआं खोदने में जुटे हैं। हाथ छिलने लगे हैं, माथे से पसीना बह रहा है, मगर किसी ने हार नहीं मानी। महिलाएं पानी और सत्तू लेकर आती हैं ताकि पुरुषों को कुछ राहत मिले। हमें और गहराई तक जाना होगा। अब तक सिर्फ सूखी मिट्टी और पत्थर ही निकल रहे हैं। राजू, यह बहुत कठिन काम है। अगर हमें पानी न मिला। अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी निराश नहीं करता बेटा। तुम सब अपनी कोशिश जारी रखो, पानी जरूर निकलेगा। हिम्मत मत हारो। अगर अब रुक गए तो फिर कभी पानी नहीं मिलेगा। सभी फिर से जोश में आकर काम में जुट जाते हैं, मगर सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है और कई लोगों की सांसें तेज चलने लगती हैं। तभी एक तरफ से रामलाल और उसके आदमी हंसते हुए आते हैं। अरे भाई, तुम्हें लगता है कि जमीन तुम पर रहम करेगी? हाँ हाँ, ना समझ लोग, ये सब बेकार की मेहनत है। रामलाल, हमारा हौसला मत तोड़ो। अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मजाक भी मत उड़ाओ। मदद? हाँ, मैं अपने कुएं का पानी बेच सकता हूँ, मगर मुफ्त में नहीं दूंगा। राजू सब अनसुना कर फिर काम में लग जाता है। शाम होने लगती है, लेकिन अभी तक पानी का नामो निशान नहीं। कुछ लोग मायूस होकर पीछे हटने लगते हैं। राजू, शायद रामलाल सही कह रहा है, यह सब बेकार है। नहीं शामू, हमें हार नहीं माननी। अगर आज हार गए तो फिर कभी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराता है। एक अजीब सी आवाज आती है। राजू चौंक कर देखता है और जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगता है। अचानक एक ठंडी लहर महसूस होती है। सभी लोग दौड़कर आते हैं। जैसे जैसे मिट्टी हटती है, नीचे से गीली जमीन नजर आने लगती है। सब हैरान रह जाते हैं। सुभान अल्लाह, मैंने कहा था ना, अल्लाह हमारी मेहनत को जाया नहीं करेगा। राजू और बाकी सभी जोर लगाते हैं। कुछ ही पलों बाद अचानक मिट्टी के नीचे से पानी की एक छोटी सी धारा फूट पड़ती है। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठते हैं। पानी, पानी निकल आया। यह अल्लाह की कुदरत है रामलाल, जिस पर तुम्हें यकीन नहीं था। पूरा गांव आनंद से झूम उठता है। लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। औरतें दुआ करने लगती हैं। कुछ दिन बीत चुके हैं। गांव वाले नए कुएं से पानी भर रहे हैं, खेतों को सींच रहे हैं और जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। मगर रामलाल अब भी अपनी शहर में रहने वाली निहारिका की शादी गांव के राम से हो जाती है। निहारिका को ज्यादा किसी चीज का शौक नहीं होता, जिस वजह से वो ससुराल में खुशी से रह रही होती है। लेकिन गोलगप्पों का प्यार सबको बहुत परेशान करता है। देखो जी, हमारी शादी को ना 1 हफ्ता हो गया और मुझे गोलगप्पे खाए हुए पूरे 7 दिन बीत गए। इतने लंबे समय तक अपने गोलगप्पों के बिना मैं आज तक नहीं रही। ओहो, आई बड़ी गोलगप्पे खाने वाली। हुक्म तो ऐसे चला रही है जैसे तेरे पापा ने हमें यहाँ कोई दुकान खोल कर दी हो। बेटी तो दी है ना, अब उसे थोड़े गोलगप्पे तो आप भी खिला सकते हैं ना।
अरे देखो तो जरा, नास पीटे गोलगप्पों के पीछे कैसे कैंची की जैसी जुबान चल रही है इसकी। देखिए मम्मी जी, आप भले मुझे कुछ भी बोलिए, लेकिन अपने गोलगप्पों के लिए मैं कुछ नहीं सुन सकती। हाँ अरे मैं तुम्हें गोलगप्पे खिला दूंगा, थोड़ा सब्र तो करो। पिछले 7 दिनों से सब्र ही तो कर रही हो ना। अरे गोलगप्पे ही तो है, इतना बेचैन क्यों हो रही हो? आ जाएंगे। सुनो जी, हम लड़कियां पति के बिना रह सकती हैं, पर गोलगप्पों के बिना नहीं, कभी नहीं। वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। निहारिका की बात सुनकर उसकी सास और पति सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। जिसके बाद राम गोलगप्पों का इंतजाम करने घर से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वो गोलगप्पे लेकर घर वापस आता है, जिन्हें देखकर निहारिका सारे काम छोड़कर खुशी से भागते हुए राम के पास आती है। तुम आ गए? इतनी देर क्यों लगाए? पता है ना मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अरे थोड़ी देर पहले ही तो घर से गया था। क्या तुम? अरे मैं तो अपने गोलगप्पों से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। निहारिका का गोलगप्पों के लिए ऐसा प्यार देखकर राम हैरान रह जाता है। अब वो गोलगप्पों को प्लेट में अच्छे से सजाकर उन्हें खाने बैठती है, लेकिन पहला गोलगप्पा खाते ही वो गुस्से में प्लेट खिसका देती है। ये कैसे घटिया गोलगप्पे उठा कर ले आए? न पानी में स्वाद, न गोलगप्पों में। हाय हाय, महारानी के नखरे तो देखो, इन्हें गोलगप्पे में भी अलग अलग स्वाद चाहिए। ठीक है, आप लोग इस पर बहस मत शुरू कर देना, मैं ना कल दूसरी जगह से खरीद लाऊंगा, ठीक है? अगले दिन राम निहारिका के लिए गांव में दूसरी दुकान से गोलगप्पे खरीद कर लाता है, पर उसे वो भी पसंद नहीं आते। जिसके बाद बहुत दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है, जिसमें राम अपनी पत्नी के लिए दूसरे गांव तक जाकर वहां से भी गोलगप्पे खरीद कर लाता है, पर निहारिका को कहीं के कोई भी गोलगप्पे पसंद ही नहीं आते। तुमको तो अच्छे गोलगप्पे की पहचान करना आता ही नहीं है। तुमको गोलगप्पे का प्यार पता ही नहीं है, तुमसे कुछ होता ही नहीं है। अरे तुमसे बहुत होता है तो तुम खुद कर लो ना। सास की बात पर निहारिका बैग पैक करके घर से जाने लगती है, जिस पर राम उसे रोकते हुए कहता है, अरे इतनी सी बात पर कोई घर छोड़कर जाता है क्या? मैं कल शहर जाकर तुम्हारी पसंद के गोलगप्पे ले आऊंगा, ठीक है? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही शहर चली जाती हूँ और घर छोड़कर नहीं जा रही, गोलगप्पे खाने जा रही हूँ। ये कहकर निहारिका शहर में अपने पापा के घर चली जाती है, जहां पर वो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक में मन और पेट भर कर गोलगप्पे खाती रहती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। फूड पॉइजनिंग है, जंक फूड बिल्कुल बंद करना होगा। लो, बहुत गोलगप्पे गोलगप्पे करती रहती थी, कर दिया ना गोलगप्पे ने बीमार। और खाओ अब। माँ, इसके बारे में हम घर जाकर बात करेंगे। कुछ दिनों में निहारिका ठीक होकर अपने ससुराल वापस आ जाती है, जिस पर एक बार फिर सास बहू की नोकझोंक शुरू हो जाती है। अब थोड़े दिन अपने प्यार से दूर रहना, नहीं तो इस बार सीधा भगवान के घर पहुंच जाओगी। इस बार सास की बात का कोई जवाब दिए बिना निहारिका अपने कमरे में चली जाती है। बीमार होने की वजह से लॉकडाउन से पहले गीता के घर का नजारा कुछ ऐसा था कि रोहन ऑफिस जाता था और शिविन स्कूल, जिनके घर से जाने के बाद गीता काम खत्म करके बाकी समय आराम करती थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद ऑफिस और स्कूल घर में ही खुल गए और इससे गीता का हाल वो तो आपको देखने में ही मजा आएगा। शिविन, ओ शिविन, महाराज उठने के लिए क्या 21 तोपों की सलामी लेंगे? अरे बिस्तर से बाहर निकल, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। अरे तुम भी हद करती हो, स्पीकर की तरह चिल्लाने की क्या जरूरत है? दिख नहीं रहा मेरी कॉन्फ्रेंस चल रही है। अब कैमरा और स्पीकर ऑन कर रहा हूं, मुझे कोई शोर नहीं चाहिए। इस पर जैसे ही रोहन लैपटॉप का कैमरा और स्पीकर ऑन करता है, तभी कुकर की सीटी बजती है।
करा लो अब इसे चुप। लॉकडाउन नहीं हुआ, मेरी मौत का फरमान जारी हो गया। दोनों बाप बेटे ने नाक में दम किया हुआ है। ऐसा बोलकर गीता वहां से शिविन के कमरे में पहुंच जाती है, जहां शिविन अभी भी सो रहा होता है। ओ आलसी, अब अगर 5 मिनट में नहीं उठाना तो आज तेरा गेम और यूट्यूब कैंसिल। माँ की बात सुनकर शिविन बिना 1 मिनट गंवाए उठ खड़ा होता है। उठ गया, अभी नहाकर भी आता हूँ। ये नाटक कहीं और, मुंह पर गीला कपड़ा मार और पढ़ने बैठ। शिविन की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाती है, जिस पर गीता उसे वहां बिठाकर रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर में उसे कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो कमरे में वापस आती है। हाय राम, तुझे क्लास अटेंड करने के लिए बोला था, कैमरा ऑफ करके बिस्तर पर नाचने के लिए नहीं बोला था। मम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बाद में पढ़ा देना ना, वैसे भी अटेंडेंस तो लगी गई है। हाँ बेटा, जरूर बन जा, तू अभी से हम सबका बाप बन जा। अरे नहीं मतलब कहाँ से लाते हो इतना दिमाग, और पढ़ाई करते हुए ये चला कहाँ जाता है? नाइस क्वेश्चन, दिमाग से पूछकर बता दूंगा। शिविन की बातों से परेशान होकर गीता उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तभी वो कमरे से बाहर भाग जाता है। अब शिविन आगे आगे और गीता हाथ में चप्पल पकड़े उसके पीछे पीछे पूरे घर में दोनों घूम रहे होते हैं। इसी बीच वो रोहन के पास पहुंच जाता है और शिविन को मारने वाली चप्पल रोहन के लैपटॉप पर जाकर गिरती है। ओए माँ! मम्मी, अब पापा को चप्पल मार रही हो? वो आज तक के रिपोर्टर, चुपचाप जाकर क्लास अटेंड कर ले, नहीं तो अगली तेरे पीछे लगेगी। इस पर शिविन वहां से चला जाता है, जिसके बाद रोहन गीता से कहता है, इस सर्कस के लिए कुछ बोलना चाहोगी? अरे क्या करूं, जब से तुम दोनों घर में रहने लगे हो, घर अपने आप ही सर्कस बन गया है और मैं तुम्हारी नौकर। कभी बेटी को संभालो तो कभी बाप के नखरे उठाओ। इन्हीं सब उथल पुथल में दिन बीतते रहते हैं, जिसमें हर रोज घर के अंदर कुछ नया सियप्पा खड़ा मिलता है, जो ज्यादातर शिविन और रोहन की ऑनलाइन स्कूल और ऑफिस से रिलेटेड ही होता है। एक सुबह, शिविन चल उठ, आज की क्लास जल्दी है। कैमरा ऑफ करके आप अटेंड कर लो। अरे ऐसे छित्तर पड़ेंगे, दादी नानी सब एक साथ याद आ जाएंगी। गीता की लाख मशक्कतों के बाद क्लास तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद शिविन फोन इस्तेमाल करते हुए इंस्टाग्राम रील बनाने लगता है। रसोड़े में कौन था? तुम थी, मैं थी, कौन था? कौन था? हाँ, मैं गरीब हूँ। अरे ओ गरीब के बेटे, आजा, मैं बनाती हूँ तुझे गरीब। मैं बताती हूँ रसोड़े में कौन था। पढ़ाई करने बोलो तो इनकी माँ मर जाती है, और ये पागलपंतियां जितनी मर्जी करा लो। गीता शिविन को डांट रही होती है, तभी रोहन बीच में बोल पड़ता है। अरे बच्चा ही तो है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बेटे का साथ देने की इसी एक कोशिश में अब शिविन के साथ साथ रोहन भी गीता के गुस्से की सूली पर चढ़ जाता है। अगर बेटे पर इतना ही प्यार आ रहा है तो इसे क्लास अटेंड क्यों नहीं कराते, इसका होमवर्क क्यों नहीं कराते? उस समय तो बहुत जल्दी मीटिंग आ जाती है, वो काम मैं करूं और यहाँ इस बेफिजुली की चीज में तरफदारी करके बन जाओ महान। हे भगवान, कोई तो इनके ऑफिस और स्कूल खुलवाओ, मैं इन्हें और घर में नहीं सह सकती। अरे कुछ और मांग लेती, क्योंकि तुम्हारी ये विश इस साल तो पूरी होने से रही, कोरोना। हाय नास बेटे ने जिंदगी ही बर्बाद कर दी। खाए कोई पचाए कोई, कल मुझे चुन चुन कर सबको मेरी बद्दुआ लगेगी। उन्होंने दुनिया का और इन बाप बेटे दोनों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। गीता वहां, पिंकी बेटा इधर आओ, देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, तुमने इनके लिए खाना तो बना लिया ना? वो क्या है ना मम्मी जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो बहू, क्या बात है? डरने की कोई जरूरत नहीं। वो मम्मी जी, मैंने सोचा मम्मी पापा आए हैं तो खाना बाहर से मंगवा लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तुम किचन में काम करने लग जाती तो अपने मम्मी पापा से बात कब करती। बहुत अच्छा किया, अब तुम अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर आराम से बात करो, मैं अंदर जाती हूँ। शाम का वक्त जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, 3-4 लोग हाथों में खाने के बहुत सारे पैकेट लेकर उमा जी के घर पहुंच गए। अरे भाई कौन है आप लोग? लगता है गलत पते पर आ गए। नहीं माँ जी, हम तो खाने का ऑर्डर डिलीवर करने आए हैं, यहीं से बुकिंग मिली थी।
अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारे यहाँ तो 2 ही मेहमान आए हैं। आपके हाथ के पैकेट देखकर लगता है इसमें 50 लोगों का खाना है। माँ जी, आपने सही समझा। खाना तो इसमें 50 लोगों का ही है, क्योंकि हमें ऑर्डर यहीं से 50 लोगों का मिला है। अरे लेकिन इतना सारा खाना, कहीं मेरी बहू ने अपनी गप मारने की आदत के चलते ऐसा तो नहीं कर दिया? ये खाना आप रख लीजिए और हमें हमारे पैसे दे दीजिए। अच्छा, वैसे कितने का बिल बना है? ज्यादा नहीं, बस 10,000 दे दीजिए। उन लोगों की बात सुनकर उमा जी पिंकी को आवाज देकर वहां बुलाती है। जैसे ही पिंकी वहां आती है, खुश होते हुए उन लोगों को वहां पर खाना रखने के लिए कहती है। अरे इतना सारा खाना क्यों मंगवाया बहू? अरे मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था, मम्मी पापा आए हैं तो मैं खाना बाहर से मंगवा रही हूँ। ये बात सही है बेटा, लेकिन 2 लोगों के लिए 50 लोगों का खाना? अरे मम्मी जी, कुछ कम पड़ जाए तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। और मेरे मायके में तो ऐसा ही होता है, एक्स्ट्रा खाना मंगवाते हैं हम लोग। तभी पिंकी के मम्मी और पापा वहां पर आते हैं। अरे बेटा, एक्स्ट्रा खाना मंगवाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि 2 लोगों के खाने के लिए 50 लोगों का खाना मंगवा लो। और बेटा, तुम्हारी गप मारने की आदत के चलते 10,000 का बिल आया है। तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? देखो बहू, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना अपनी जगह, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी फेंकना भी गलत है ना। पहली बात तो इतने सारे पैसे लगे, और दूसरी बात खाना वेस्ट होगा। आप लोग ठीक कहते हैं। मैं आज के बाद अपनी इस आदत को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी और अब से गप थोड़ी कम मारा करूंगी। पिंकी की बात सुनकर सब लोग हंसने